सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहें, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाएं कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गोस्वामी और साइंस का ये डे 5 है। अभी तक आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कोरोना से बचे हुए होंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी जो सोच है वो सदा ही पॉजिटिव सकारात्मक रहनी चाहिए। किसी प्रकार के डिप्रेशन में ना आए। अपनी तैयारी है वो अच्छे तरीके से करें। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। कोरोना ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं है कि ये पूरी लाइफ चलने वाला है। कुछ टाइम में ये चला जाएगा, फिर एग्ज़ाम भी होंगे। आपकी जो आप जिस अपने मोटिव को लेके या जिस टारगेट को लेके है वो भी अचीव होगा। तो किसी प्रकार की टेंशन में ना रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और अपने माता पिता के साथ अच्छे टच में रहें, उनसे बातचीत करें, सभी के साथ मिलजुल कर रहें, सभी को मोटिवेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस की हम बात करें। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसका मात्रक है? तो मैं बात करूं ऊर्जा, दाब, गति या ऊष्मा। तो आप सबको पता है, इजी क्वेश्चन है कि दाब का जो पास्कल है वो दाब का मात्रक है। अब हम 3 बातें और इसके अंदर हम बात करें। ऊर्जा का मात्रक तो क्या होता है? जूल होता है। फिर ऐसे ही हम बात करें गति की, तो गति का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और ऊष्मा जैसे हम बात करें हीट होता है ऊष्मा, हीट एनर्जी भी एक एनर्जी की हम बात करें, ऊर्जा का ही रूप है, तो इसका भी क्या होता है? जूल होता है। तो तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए हम बात करते हैं एसआई, जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक इंटरनेशनल मात्रक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, किस प्रकार के जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, वो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिकीय ऊतक हैं, टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी है, शरीर की सुरक्षा का कवच है, वो जो एपिथेलियमी ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो हमारे बॉडी का जो है एक सिक्योरिटी की तरह, एक कवच की तरह जो है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करते हैं। चलिए, तो एपिथेलियम ऊतक जो टिश्यू हैं, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी जो उत्पत्ति है एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। ऐसी जो टिश्यू हैं वो एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कपास के पौधे का वंशीय नाम, मतलब जेनरिक नेम। तो इसका क्या होगा? ट्रिटिकम, एस्टिवम, एरिकियम, हाइपोजिया, गॉसिपियम या मैग्नीफेरा इंडिका। तो इनमें से कौन सा होगा? तो गॉसिपियम, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? अब ये 3 और जो नाम है इनके बारे में मैं आपको देख लीजिए कि गेहूं का जो पौधा है, जो उसका नाम है वो क्या होता है? वनस्पतिक नाम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ऐसे ही हम ग्राउंड नट की बात करें, मूंगफली की बात करें तो एरिकिस हाइपोजिया होता है, और आम की हम बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? जल की शांतता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी, एलडीसी, सीपीओ सब में रिपीट होता रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सरफेस टेंशन जो होती है, पृष्ठ तनाव होता है, उसके कारण जो है वर्षा की बूंद क्या हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो जो पृष्ठ तनाव है किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल होता है। तो जो बूंद है वो क्या है? गोल, उसका आकार है वो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा गोल हो जाता है। चलिए, कुछ वाहनों में कोहरे वाली रात में पीली बत्तियां क्यों लगाई जाती हैं? आपने देखा होगा, आप जब भी कोई नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो जब घना कोहरा है सर्दी के टाइम में, तो वहाँ पीली बत्तियाँ जो हैं, येलो लाइट है वो दिखती है आपको। तो वो किस लिए होती है? पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है। पीला प्रकाश सड़क पर चलते व्यक्तियों की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता है। नन ऑफ द दीज। तो पीला जो प्रकाश है वो कोहरे को मतलब दूर करता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है।
भेजता है उस चीज़ को वो। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस ग्रंथि द्वारा हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित किया जाता है? ऐसी कौन सी जो ग्रंथि है जो हड्डियों और मांसपेशियों के जो डेवलपमेंट को जो है कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी, पार्थोराइड, अधिवृक्क या नन ऑफ दीज? तो जो पिट्यूटरी होती है, जो हाँ हम बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क के अंदर होती है, आपने देखा भी होगा, आप देख सकते हैं पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो हमारे क्या करती है, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं, जो न्यूटन का तीसरा नियम उसको जो फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ऑफ मोमेंटम की हम बात करें तो संवेग संरक्षण होता है, उस पे जो सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल संवेग संरक्षण की बात करें, जैसे आप बंदूक चलाते हैं तो वो भी उसी चीज़ पे करती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बंदूक जो पीछे की ओर धकेलती है और वो जो उसकी गोली होती है वो आगे की तरफ निकलती है, हम बिल्कुल कंधे के साथ लगा के उसको, ताकि वो ज़्यादा हिले डुले ना। संवेग संरक्षण, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो निकाय का कुल जो संवेग है नियत रहता है, संवेग को ना ही उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है हम परिवर्तित हो जाते हैं। संवेग संरक्षण सिद्धांत है ये, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करें, थर्म किसका मात्रक है? गति का, उष्मा का, उष्माधारिता का या फिर कोणीय संवेग का? तो ये थर्म जो है किसका मात्रक है? उष्मा का मात्रक है। ठीक है, उष्मा का मात्रक है। गति का मात्रक मीटर पर सेकंड, उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है और कोणीय संवेग का मात्रक जूल सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? जो स्टील की गोली बनी होती है वो पारे में क्यों तैरती है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है और गोली तैर नहीं सकती। तो राइट क्या होगा? पारे की जो डेंसिटी है, पारे का जो घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण स्टील की गोली पारे के ऊपर तैरती है। तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ये आप देख लिया। स्टील की गोली पारा इसलिए तैरती है क्योंकि उसका जो घनत्व है कमरे के तापमान पर लगभग 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और पारे के घनत्व 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से इसे कम होता है, इस कारण वो तैरती है। मतलब घन पारा पर विरल स्टील तैरता है। लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पित्तल का रंग फीका पड़ जाता है? तो वायुमंडल के अंदर हम बात करें, जैसे इसमें गैसें दी हुई है, ऑप्शन के अनुसार देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नन ऑफ दीज। तो वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पित्तल का रंग फीका पड़ जाता है? तो ये होती है भाई हाइड्रोजन सल्फाइड, जो जिसको बोलते हैं ना H2S, रंगहीन गैस होती है और बदबूदार, जैसे सड़े हुए अंडे की तरह ये गैस, इसमें बदबू आती है। तो ये जो है वायुमंडल में उपस्थिति के कारण वायु के पित्तल का रंग जो है फीका पड़ जाता है। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। पित्तल की बात करें, एक जिंक और कॉपर के मिश्रण के द्वारा बनाया गया एक मिश्र धातु है। पित्तल में मौजूद कॉपर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन साइंस के। मैंने इसमें आपने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से मैंने आप बताए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। पीछे के जो 4 वीडियो हैं वो भी देख लें और इनकी PDF के लिए आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम डाउनलोड करके @गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो आपको वो सारे जो PDFs हैं वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर के PDFs आपको डेली और डेली करंट अफेयर आपको वहाँ प्रोवाइड होता है। और इसके साथ साथ जो टेलीग्राम के ऊपर हैं डेली क्विज़ होते हैं, तो उसमें भी आप भाग लें। और मेरे फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी से भी जुड़े, जहाँ पर डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs, बुक्स, बहुत सारे नोट्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो स्वस्थ रहें, घर पर रहें, कोरोना से बचे रहें।
आप बहुत सारी बातों का जो ध्यान रखें, यदि बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, अपने हाथों में आप जो है ग्लव्स भी पहन सकते हैं और शूज़ प्रॉपरली, और आते ही जो है उन चीज़ों को प्रॉपरली आप घर के अंदर ना लेके जाएं, बाहर ही निकालें। और हाथ तो एक मेन चीज़ है ही, वो तो आप धो ही सकते हैं, धोते रहें उनको अच्छे से। और अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, किसी प्रकार के डिप्रेशन में ना आएँ, अच्छे से रहें। ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, एक अच्छे से जिएँ इसको। लाइफ में दोबारा पता नहीं आदमी को मौका मिलता है कि नहीं, तो इन्जॉय करें और स्टडी भी इन्जॉय करते हुए करें, ठीक है। किसी प्रकार का तनाव ना लें। थैंक यू।